कहानी की शुरुआत होती है जीनिस से, जिसका नाम है इब्लीस। इब्लीस अपने जैसे जीनिस की स्टोरीज बताता है कि गॉड ने उन सभी को आग से पैदा किया है। इस सब के साथ साथ गॉड ने इन जीनिस को बहुत ज्यादा पावर्स दी थी, लेकिन वो पावर्स पाने के बाद ये सभी जीनिस गरूर में आ गए। लेकिन गॉड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और फिर गॉड ने इन्हें सबक सिखाने के लिए एंजल्स को इनके पास भेजा और इन दोनों के दरमियान 300 साल तक मुसलसल लड़ाई चलती रही। अब एक तरफ एंजल्स थे और दूसरी तरफ जीनिस थे। एंजल्स जीनिस से काफी ज्यादा पावरफुल थे। जब जीनिस को लगा कि अब कुछ हासिल नहीं होने वाला तो बहुत सारे जीनिस चिराग्स में जाके छुप जाते हैं। रियलिटी तो ये थी कि जीनिस जंग हार चुके थे। इसके बाद गॉड ने ढेर सारे इंसानों को बना दिया और जीनिस को इंसानों के सामने सर झुकाने का हुक्म दे दिया। अब होता कुछ यूँ है कि सभी जीनिस फैसला कर लेते हैं कि वो गॉड की बात मान के इंसानों के आगे सर झुका देंगे, लेकिन वो वाहिद इब्लीस था जिसने गॉड की बात मानने से इनकार कर दिया। तो गॉड ने उसे हेल में भेज दिया। हेल में जाने के बाद इब्लीस ने गॉड को ही चैलेंज कर दिया। इब्लीस का कहना था कि जो इंसान आपने हमसे बेहतर बनाए हैं उनके अंदर हमसे ज्यादा हवस और लालच है और मैं ये सब कुछ साबित कर सकता हूँ। इब्लीस गॉड से कहता है कि अगर मैंने ये साबित कर दिया तो आप मुझे हेल और हेवन दोनों में जाने की इजाजत दे देंगे। तो फिर इब्लीस की बात मान ली जाती है और यहाँ से शुरू होता है 3 विशेष का वो सिलसिला जो कि हम बचपन से जीनिस की स्टोरीज में सुनते आ रहे हैं। यानी कि अगर किसी के हाथ भी अलादीन का चिराग लगता है तो जैसे ही वो चिराग को घिसता है उसके अंदर से जीनिस बाहर निकलते हैं और उनकी 3 विशेष को पूरा कर दिया जाता है। अब ज्यादातर लोग अपने लालच और हवस के लिए विशेष मांगते थे जिनके अंदर जीनिस गॉड से जीत जाता था। लेकिन एक दिन चिराग एक बच्ची के हाथ लग जाता है तो वो बच्ची किसी और के लिए विश मांग लेती है और इसी वजह से जीनिस को सजा देने के लिए 1000 साल के लिए चिराग के अंदर ही कैद कर दिया जाता है। और अगर 1000 साल पूरा होने से पहले चिराग किसी और के हाथ लग जाता तो वो चिराग को घिस देता तो जीनी को उसकी विश भी पूरी करनी पड़ती और उसकी सजा भी फिर से रिस्टार्ट हो जाती। बस अब जीनी ये चाहता था कि जिस लड़की ने उसको चिराग के अंदर कैद करवाया है वो ही लड़की उसको आजाद करवा दे ताकि वो उससे लालची विशेष पूरी करवा के गॉड के आगे साबित कर सके कि इंसान सच में लालची हैं। इसके बाद हमें स्टोरी की मेन कैरेक्टर कायोंग दिखाई जाती है जो कि अपनी मोम के पास बैठी होती है। उसकी मोम ने उसको पाला नहीं था बल्कि उसकी नानी के पास उसको छोड़ दिया था। कायोंग की मोम उसे कहती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है। और फिर बातों ही बातों में उसकी मोम उसके हाथ पे लगे हुए कट को नोटिस कर लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये कट कैसे लगा। वो अपनी मोम को बताती है कि मैं बचपन से ही अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। मेरे इस जिद्दीपन की वजह से टीचर्स ने भी मुझे पढ़ाने से इनकार कर दिया। वो बताती है कि बचपन से ही मुझे लोगों को टॉर्चर करने में मजा आता था। मुझे बायोलॉजी की क्लास काफी पसंद थी क्योंकि उसके अंदर फ्रॉग का ऑपरेशन करना होता था। यहाँ तक कि मैं घर आने के बाद भी 2 से 3 फ्रॉग को मार दिया करती थी। लेकिन एक दिन मैं फ्रॉग को कट लगाने लगी तो ग्रैंड माँ ने मेरे हाथ पे कट लगा दिया और फिर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने ग्रैंड माँ का गला ही दबा दिया। और फिर ग्रैंड माँ ने मेरा गला दबाते हुए मुझे समझाया कि जैसे इस टाइम तुम्हें दर्द हो रहा है वैसे ही फ्रॉग को भी दर्द हो रहा होगा। और फिर उस टाइम ग्रैंड माँ ने मुझे सिखाया कि चाहे तुम्हें जितना भी गुस्सा आ रहा हो तुम्हें सभी के साथ प्यार से रहना है और किसी को टॉर्चर नहीं करना। और फिर वो अपनी मोम को बताती है कि इस तरह से मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपने तो मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया और समझाया। वो कहती है कि ये बात साबित करती है कि मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन अच्छा होगा कि आप मेरी लाइफ से निकल जाएं। इसके बाद कायोन अपनी मोम से गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और दुबई के एक सैरा में वो सैर करने के लिए पहुँच जाती है। वहाँ पे एक टोर्नेडो बना हुआ था और उसे देख के सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। उसको यहाँ पे कोई भी एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अलग से सैरा की तरफ चलना शुरू कर देती है और एकदम से उसका पाँव एक चिराग से टकरा जाता है। वो चिराग को उठाती है और उसे हिलाने लग जाती है। एकदम से जीनी निकल के उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो उसे देख के डरती भी नहीं है और ना ही घबराती है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। कायोंग बिना डरे वहाँ पे खड़ी रहती है और ये जीनी इब्लीस ही होता है जो कि अब चिराग से बाहर आ चुका था। इब्लीस समझ चुका था कि पिछले जन्म में ये वही लड़की थी जिसकी वजह से वो इस चिराग में कैद हो चुका था और आज इस बात को 963 साल बीत चुके थे। यानी कि इब्लीस 963 साल इस चिराग के अंदर कैद रहा था और अब वो काफी खुश था कि वो अपना बदला लेगा और अपने आप को सही साबित करके वो यहाँ से निकल जाएगा। इब्लीस खुश था क्योंकि उसे पता था कि वो अपने आप को सही साबित करके हेवन में चला जाएगा, लेकिन कायोन को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो चिराग फेंक के अपने होटल रूम में निकल जाती है। अब उसके रूम में ढेरों बाल थे और वो सारे के सारे बाल इब्लीस के थे। वो इब्लीस को देख के कहती है कि यहाँ से चला जाए, लेकिन इब्लीस यहाँ से जाता नहीं है और बेशर्मों की तरह उसे अपनी कहानी सुनाने में लग जाता है। वो बताता है कि किस तरह से मैंने 963 साल उस चिराग के अंदर कैद होके गुजारे। पहले 600 साल तो मैंने आराम से गुजार लिए थे, लेकिन अगले साल मेरे से गुजर ही नहीं रहे थे। वो बताता है कि मेरी गॉड से शर्त लगी है कि मैं किसी सूरत पे
भी तुम्हें बुरा इंसान साबित करूंगा और उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा, फिर मैं हेवन और हेल दोनों में आजादी से जा सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि कायोंग शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और इब्लीस भी उसके पीछे पीछे होता है। कायोंग के साथ वो बातें करता है लेकिन इब्लीस किसी और को नजर नहीं आता, इसीलिए कायोंग को सभी लोग पागल समझते हैं। अब वो इब्लीस से इस हद तक तंग आ चुकी थी कि वो उसका चिराग ही फेंकने के लिए चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो चिराग फेंकने की कोशिश करती है इब्लीस उतनी बार ही उसके सामने आ जाता है। अब वो तंग आके इब्लीस से पूछ लेती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इब्लीस उसे कहता है कि तुम 3 विशेष मांगो। वो उससे पूछती है कि क्या तुम उड़ सकते हो। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसको हवा में उड़ा के एक टावर के ऊपर लेके चला जाता है। अब उस टावर के ऊपर जाते ही वो इब्लीस को धक्का दे देती है और इब्लीस को उसकी इस हरकत पे काफी गुस्सा आता है। इब्लीस वापस आके उसका गला पकड़ लेता है। कायोंग मरते हुए भी हंस रही थी। वो इब्लीस से कहती है कि मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता। इब्लीस उसे टावर से उठा के नीचे की ओर फेंक देता है। अब मौत के मुंह में जाते वक्त भी उसकी हंसी नहीं रुकती और वो बिल्कुल खुशी खुशी चली जाती है और यही बात इब्लीस को अच्छी नहीं लगती, तो वो उसकी जान बचा लेता है और वो उसे कहता है कि अगर अगली बार तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ के दुनिया के सारे इंसानों को मार दूंगा। खैर इस सब के बाद अगली सुबह कायोंग अपने घर वापस आ जाती है और सभी लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके पीछे इस टाइम इब्लीस भी खड़ा था। वो भी हैरान हो जाती है कि ये इन सबको कैसे नजर आ गया। अब वो गुस्से में आ जाती है और अपने गैराज में चली जाती है। वहाँ जाके वो इब्लीस को मारना चाहती है, लेकिन इतनी ही देर में उसकी ग्रैंड माँ आ जाती है और पूछती है कि तुम किस लड़के के साथ यहाँ पे आई हो। अब यहाँ पे वो अपनी ग्रैंड माँ को इब्लीस के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वो नोटिस कर लेती है कि यहाँ पे इब्लीस तो अब ग्रैंड माँ को नजर ही नहीं आ रहा, यानी कि इब्लीस भी उसके साथ गेम खेल रहा था। यानी कि इब्लीस जब चाहे अपने आप को गायब कर सकता है और जब चाहे वो अपने आप को किसी के सामने लेके आ सकता है। और अब उसको इस कदर गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती और अपनी घड़ी की आवाज कानों पे लगा के सुनने लग जाती है। ऐसा करने को भी उसकी ग्रैंड माँ ने उसको बोला था। जब बचपन में उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था तो उसकी ग्रैंड माँ उसकी घड़ी की आवाज को उसके कानों पे रख दिया करती थी, इससे उसका गुस्सा कंट्रोल हो जाता था। और फिर कुछ ही देर में इब्लीस ग्रैंड माँ को फिर से नजर आने लग जाता है और अब ग्रैंड माँ उसके पेरेंट्स के बारे में उससे क्वेश्चन करने लग जाती हैं और उसकी क्वालिफिकेशन उससे पूछने लग जाती हैं, लेकिन इब्लीस के पास इन सभी बातों का कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद वो कायोंग के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो वो अभी तक विशेष मांग लेता, तुम क्या चीज हो। अब इब्लीस सईद के पास जाता है और उसे कायोंग के बारे में सर्च करने को बोलता है। सर्च करने पे पता चलता है कि कायोंग एक साइकोपैथ है, लेकिन इब्लीस को समझ नहीं आती कि आखिर साइकोपैथ क्या है। वो उसे कुछ फोटोज दिखाता है तो इब्लीस वो फोटोज देख के डर जाता है और अब वो कायोंग से और ज्यादा डरने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कायोंग भी अपनी फ्रेंड को इब्लीस के बारे में बता रही होती है। वो सब कुछ तो बता देती है लेकिन अपनी फ्रेंड को ये नहीं बताती कि इब्लीस एक जिन है। लेकिन जिन के अलावा सारी बातें सुनने के बाद उसकी फ्रेंड उसे मशवरा देती है कि प्लीज तुम उससे दूर ही रहो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कायोंग अपनी वर्कशॉप के अंदर मौजूद होती है और इब्लीस वहाँ पे आके उसको आजमाने के लिए उसकी वर्कशॉप के अंदर ही आग लगा देता है। और इस बार कायोंग बिल्कुल भी चुप नहीं रहती, उसे काफी गुस्सा आता है तो वो एक स्टिक लेके उसे पीटने लग जाती है। अब सभी लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं आग को देख के और शोर मच जाता है, लेकिन जैसा कि ये आग इब्लीस ने लगाई थी, इब्लीस ही उस आग को खुद ही थोड़ी ही देर में खत्म कर देता है। अब कायोंग अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पे चली जाती है और वो बेचारी काफी परेशान होती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वाटर डिस्पेंसर के अंदर से इब्लीस बाहर आ जाता है और वो एक स्माइल देख के कायोंग को आग लगाने वाली बात पे सॉरी बोलता है। वो कायोंग से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारी पूरी वर्कशॉप को फिर से ठीक कर दिया है। लेकिन कायोंग उसे कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो जान चुकी थी कि इब्लीस सिर्फ उसे ही नजर आ रहा है। अब जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है वो इब्लीस को एक हेयर क्लिप लेके देती है और उसे कहती है कि जब तुम सिर्फ मुझे नजर आ रहे होगे तो ये क्लिप सर पे लगा लेना ताकि लोग मुझे पागल मत समझे। अब ये बात सुनने के बाद इब्लीस एक्साइटेड हो जाता है और कायोंग से कहता है क्या मैं ये मान लूं कि ये तुम्हारी पहली विश है। लेकिन कायोंग कहती है नहीं, ये मेरी पहली विश नहीं है। वो कहती है कि मैं तुम्हें 5 लोगों की लिस्ट दूंगी जिसमें से तुम्हें साबित करना होगा कि 3 इंसान लालची हैं, क्योंकि तुम तो साबित करने यही आए हो कि इंसान लालची होते हैं। वो इब्लीस से कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ कहा करती हैं कि इंसान बहुत नेक दिल होते हैं, इंसान लालची नहीं होते। इसके बाद वो उन 5 लोगों की लिस्ट दे देती है जो कि उसके ज्यादा करीब होते हैं। अब इब्लीस बेचारा ये सोच सोच के परेशान हो रहा था कि अगर वो साबित ना कर पाया कि इंसान लालची होते हैं तो वो गॉड के सामने भी हार जाएगा। अब वो कायोंग के बारे में जानने के लिए उसके पास्ट में चला जाता है। उसे पता चलता है कि कायोंग एक बहुत ही रहम दिल लड़की है। अब वो कायोंग को लेके एक बिल्डिंग की छत पे चला जाता है। कायोंग उससे पूछती है कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। वो बताता है कि हम यहाँ से एक ऐसा पेन लेने आए हैं जो हमेशा सच ही लिखता है। अब इन दोनों की बातों के दौरान यहाँ पे इजराइल आ जाता है। इब्लीस कायोंग से कहता है कि मैं तुम्हें नीचे गिराऊंगा, जैसे ही ये तुम्हें बचाने के लिए आएगा तुम इसका एक पंख तोड़ देना। इब्लीस जैसे ही कायोंग को नीचे गिराता है, इजराइल उसे बचाने के लिए नीचे कूद पड़ता
करता है और साथ ही साथ वो अपने पंख खोल के उसको बचा लेता है। और फिर जैसे ही कायोंग सेफ्टी से नीचे आ जाती है तो वो उसे बातों में लगा के उसका एक पंख तोड़ के वहाँ से भाग जाती है। अब इजराइल इब्लीस से कहता है कि तुम कैसे बच के यहाँ तक आ गए, देख लेना एक दिन मैं तुम्हारी गर्दन भी तोड़ दूंगा। लेकिन इब्लीस उसे कुछ नहीं कहता। वहाँ से निकलते वक्त वो उसकी पूरी बिल्डिंग ही गिरा देता है और इब्लीस की इस हरकत पे इजराइल को उस पे काफी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हमें कायोंग दिखाई जाती है जो कि इजराइल के पंख को टेस्ट कर रही होती है और ये पंख किसी भी चीज को सच करने की ताकत रखता था, इसीलिए वो उन लोगों के नाम इस पंख से लिखती है जिन लोगों को वो टेस्ट करवाना चाहती थी। वो उन्हीं लोगों के नाम लिखती है कि क्या वो सच में विश मांगना चाहते हैं या नहीं। और कायोंग का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हो जाता है और वो पहली लड़की यांग थी जिसके बारे में इस पंख के साथ लिखा गया था कि उसके माइंड में कोई विश आ जाए। यांग सुपरमार्केट में काम करती थी और उसकी मैनेजर उसको डांट रही थी और जब वो स्टोर से सामान लेने के लिए जाती है तो उसके दिल में विश आती है कि काश वो यहाँ की मैनेजर बन जाए। और स्टोर रूम से सामान निकालते वक्त उसके हाथ में चिराग आ जाता है। जैसे ही वो चिराग को टच करती है तो उसके सामने जिनी यानी कि इब्लीस निकल के आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो जल्दी से बोल देती है कि मुझे यहाँ का मैनेजर बनना है और एक सेकंड नहीं लगता इब्लीस उसे यहाँ का मैनेजर बना देता है। और फिर कायोंग उसे मैनेजर के रूप में देखने के लिए यहाँ पे आती है और वो नोटिस करती है कि वो सादा सी नरम दिल वाली लड़की अब बहुत ही बदतमीज और अकड़ू हो चुकी है। अब इब्लीस उसके पास आता है और उसे कहता है मैंने कहा था ना सारे इंसान लालची और मगरूर होते हैं। लेकिन कायोंग उसे कहती है कि परेशान मत हो, अभी और भी लोग बचे हैं। और अब इब्लीस को गलत साबित करने के लिए उसके माइंड में उसकी दोस्त का ख्याल आने लग जाता है क्योंकि उसकी दोस्त काफी शरीफ और सादा दिल की थी। उसकी दोस्त बचपन से ही बहुत ज्यादा मासूम और शरीफ थी। क्लास के सारे बच्चे उसे बुली करते थे लेकिन वो किसी को भी जवाब नहीं देती थी। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि कायोंग ने तंग आके निंजे का साथ देने का डिसाइड कर लिया। और फिर एक दिन कायोंग ने वॉशरूम में जाके सभी लड़कियों के सामने केरोसिन डाल दिया और उन्हें धमकी दी कि अगर किसी ने मेरी दोस्त को तंग किया तो मैं लाइटर जला के तुम सभी को जला दूंगी। और उसी दिन से वो निंजे को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। और इसी सब के साथ फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी जानने के लिए सेकंड पार्ट का वेट कीजिए। शुक्रिया।